जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज का विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 38 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। और मेरा एक निवेदन है कि जो व्यक्ति मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। तथा जिनके द्वारा मेरा वीडियो नहीं देखा जा रहा है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आप जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि काश मैं वो वीडियो देख लिया होता तो ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया होता। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें, और यदि कोई वीडियो खोजने में आपको दिक्कत हो रही है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको उत्तर प्रदेश लोकल लॉ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके जब आप सर्च करेंगे तो जिस पार्ट को आप सर्च करेंगे वो पार्ट तुरंत आपको यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा और आप उसको फिर देखें। आते हैं विषय पर। विषय है आज का, क्या प्रक्रिया न्याय पंचायत द्वारा अपनाया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने न्याय पंचायत के गठन के बारे में देख लिया है, न्याय पंचायत द्वारा परिशांति कायम रखने के लिए किस प्रकार का जो आदेश दिया जाता है उसको देख लिया है, न्याय पंचायत कितना दंड दे सकता है उसको हम लोगों ने देख लिया है, न्याय पंचायत के सामने कौन ऐसे मामले हैं जिसका विचारण किया जा सकता है उसको हम लोगों ने देख लिया है, न्याय पंचायत को किन मामलों में जुडिक्शन नहीं है उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में प्रक्रिया के बारे में देखेंगे कि एक न्याय पंचायत के सामने जब कोई आवेदन दे दिया जाता है किसी एग्रीव पार्टी द्वारा, अर्थात किसी पक्षकार द्वारा, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो, तो फिर न्याय पंचायत क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाती है। तो एक तो सामान्य नियम यह है कि धारा 83 और 84 में दिया गया है। उसके बाद से धारा 90 में दिया गया है। तो जो आवेदन दे दिया जाता है, चाहे वो सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, तो आपराधिक मामला होगा तो अभियुक्त को समन जारी किया जाएगा, यदि सिविल मामला होगा तो विपक्षी को समन जारी किया जाएगा। तो ये बात धारा 90 में दिया गया है। और यदि उस विचारण के दौरान लगता है कि नहीं किसी साक्षी को भी समन करना चाहिए, तो उसके लिए धारा 86 में वर्णन किया गया है। और जो समन जारी किया जाता है उसमें यदि कोई चूक की जाती है, किसी के द्वारा जानबूझ के अवहेलना किया जा रहा है उस न्याय पंचायत के समक्ष विचारण में आने से, तो उसके लिए धारा 87 में वर्णन किया गया है। उसी धारा 87 में यह भी वर्णन किया गया है कि कोई पर्दानशीन व्यक्ति महिला है या कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसके लिए फिर कमीशन जारी किया जाएगा। और यदि कोई डिसीजन आ जाता है तो उसके लिए फिर धारा 89 में दिया गया है, पुनरीक्षण की बात की गई है कि उसमें कैसे उसका पुनरीक्षण कराया जाएगा। जो न्यायालय द्वारा, न्याय पंचायत द्वारा जो आवेदन किया गया था उस पर कोई डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसका पुनरीक्षण फिर 89 में किया जाता है। वो कहाँ होगा, वो मुंसिफ न्यायालय में होगा या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा, ये बातें कही गई हैं। साथ में एक और भी कह रहा है कि अगर जो पुनरीक्षण के पहले ही यदि कोई विचारण चल रहा है उस समय ही यदि धारा 85 में कोई जाना चाहता है मुंसिफ न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, तो आवेदन कर सकता है कि मेरा न्याय पंचायत में जो मामला चल रहा है उसको आप दूसरे न्याय पंचायत में स्थानांतरित कर लें या अपने ही पास मंगा लें। तो उसके लिए फिर धारा 85 में व्यवस्था दिया गया है। इसी प्रकार से जब कोई डिक्री पारित कर दिया जाता है तो उसको धारा 93 में उसके लिए निष्पादन की बात कही गई है कि कैसे उसका निष्पादन किया जाएगा। और इसके बाद से कोई यदि उसका न्याय पंचायत का अवमानना करता है तो उसके लिए 94 क में व्यवस्था किया गया है कि वो कैसे अपने अवमान के लिए उसको दंड दे सकती है। और इन सब दोनों प्रक्रियाओं के बीच में एक प्रक्रिया ये आता है कि जो वादी होते हैं या जो अभियुक्त होते हैं या जो परिवादी होते हैं या जो आवेदनकर्ता होता है,
क्या वो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने किसी प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो सकता है। तो इसके लिए फिर धारा 80 और धारा 81 में प्रावधान दिया गया है, क्योंकि यहाँ प्लीडर को सख्त मना किया गया। एक अधिवक्ता के माध्यम से कोई वहाँ पे मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वो अधिवक्ता नहीं है तो कोई नहीं होगा। वहाँ एक सेवक पंचायत के रूप में जो व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से फिर मुकदमा अपना जो भी होगा पैरवी किया जा सकता है। तो हम पहले धारा 80 और 81 को देख लेते हैं। प्री का क्वेश्चन भी बना था पिछले बार कि किसके माध्यम से वहाँ पे सुनवाई किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे अभियुक्त को समन दिया जाता है धारा 90 में, या विपक्षी को दिया जाता है, और साक्षी को कोई समन देना होता है तो कैसे 86 में दिया जाता है, और फिर उसको चूक करता है तो फिर 87 में क्या उसके लिए दंड है, या कोई प्रदानशील महिला है तो उसको क्या प्रक्रिया है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले धारा 80 और 81 को देख लेते हैं। तो 80 में सीधे सीधे मना कर रहा है कि विधि व्यवसायी न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित न होंगे। कोई भी विधि व्यवसायी न्याय पंचायत के समक्ष किसी पक्ष की ओर से न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा और न कोई कार्य ही करेगा। प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो बंदी बनाया गया हो और अभिरक्षा में निरुद्ध हो, अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और उसके द्वारा अपना प्रतिवाद कराने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा ये लग रहा है कि कारावास का कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता है न्याय पंचायत द्वारा, और यदि किसी को अर्थदंड दिया गया है तो उसके चूक में भी कोई कारावास में नहीं जा सकता है। फिर गिरफ्तारी की स्थिति कहाँ आती है? तो ये हमें लगता है कि ये CRPC की बात यहाँ पे लिख दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर न्याय पंचायत के समक्ष उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो अपना प्लीडर रखेगा ही रखेगा। तो अब उस स्थिति में यहाँ पे एक प्रोविजो दे दिया है, जबकि विधि व्यवसायियों को जो भी राइट होते हैं वो अपने मौकिल के प्रति कहीं भी उपस्थित होने के लिए होता है। क्योंकि न्याय पंचायत में यहाँ पे मना किया गया है तो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता है। अब आते हैं धारा 81 में, फिर कौन इनके तरफ से हो सकता है। तो धारा 81 में कह रहा है कि धारा 80 को बंधों के अधीन रहते हुए सिविल वाद या आपराधिक वाद में कोई पक्ष न्याय पंचायत के समक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत ऐसे सेवक पंचायत जो दलाल न हो। यहाँ सेवक पंचायत का शब्द का प्रयोग किया गया है, ये टेक्निकल वर्ड है। हर न्याय पंचायत में एक सेवक पंचायत के रूप में लोग उपस्थित रहेंगे। उनका भी लगभग काम वही होगा जो एक अधिवक्ता के रूप में किया जाता है। भागीदार भी उपस्थित हो सकता है, संबंधी अथवा मित्र द्वारा उपस्थित हो सकता है, जिसे न्याय पंचायत उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन निवेशित किसी मुख्तारनामे के लिए कोई स्टाम्प शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता न होगी। मतलब किसी व्यक्ति को मुख्तार कर दिया जाता है कि वो अब उसके तरफ से मुकदमा की पैरवी करे, तो उसके लिए जरूर नहीं कि स्टाम्प पेपर पे ही लिख के उसको मुख्तारनामा निष्पादन किया जाए। एक सामान्य पेपर पे भी लिख के उसको पावर पटानी दिया जा सकता है कि मुकदमे का वो पैरवी करे। अब हम लोग आते हैं धारा 90 पे कि जब उसका आवेदन ग्रहण किया जाता है फिर 90 में अभियुक्त या यथास्थिति जो भी है, अभियुक्त या जो विपक्षी है, उसके विरुद्ध समन जारी किया जाता है न्यायालय से, माने न्याय पंचायत से। तो धारा 90 को हम लोग देख लेते हैं क्या उसमें है। धारा 90 का कहना है कि प्रतिवादी अथवा अभियुक्त व्यक्तियों को समन न्याय पंचायत धारा 75 के अधीन आवेदन पत्र दिए जाने के पश्चात जब तक कि इस अधिनियम को बंधों के अधीन खारिज न कर दिया गया हो, अर्थात यदि कोई मामला तुच्छ प्रकृति का है या परेशान करने वाला है, जो हम लोग धारा 57 में देखे थे, या ऐसा है कि जो केवल जानबूझकर परेशान करने के लिए किया गया है, तो उसमें न्यायालय खारिज कर देता है तुरंत। प्राइमा फेसाई जो है मामला नहीं बन रहा है तो उसको खारिज कर देता है। तो ये कह रहा है कि यदि नहीं किया गया है तब उस स्थिति में प्रतिवादी अथवा अभियुक्त व्यक्ति पर नियत प्रपत्र में और नियत रीति से समन तामील करवाएगी, जिसमें वह उसे ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो समन में बताया गया हो उपस्थित होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी, और साथ ही वादी अथवा परिवादी को उक्त समय और स्थान पर उपस्थित होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगी। तो ये हो गया धारा 90 का कि जब आवेदन दिया जाता है न्याय पंचायत को, चाहे अभियुक्त परिवादी द्वारा या वादी द्वारा, तो फिर विपक्षी को या अभियुक्त को यथास्थिति जो भी कोई व्यक्ति होगा
उसके विरुद्ध समन जारी किया जाएगा। अब जब इनके विरुद्ध समन जारी कर दिया जाता है तो एक बात और प्रोविजन में आता है कि फिर कोई साक्षी है उसके विरुद्ध किस धारा में जारी किया जाएगा, तो उसके लिए धारा 86 की व्यवस्था की गई है। धारा 86 में ये कह रहा है कि साक्षियों को समन जारी किया जाना। यदि न्याय पंचायत किसी सिविल वाद या आपराधिक वाद में किसी व्यक्ति का साक्ष्य अथवा उसके द्वारा लेख्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो वह उस व्यक्ति को उपस्थित होने या ऐसा लेख्य प्रस्तुत करने या उसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के निमित्त एक समन जारी कर सकती है तथा उस व्यक्ति पर नियत रीति से उसकी तामील करा सकती है और वह व्यक्ति समन में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अब यहाँ साक्षी की बात आ गई। अब एक बात आता है कि चाहे वो साक्षी हो या वह व्यक्ति हो जो अभियुक्त है, चाहे जो भी है, यदि इस समन को पालन करने में चूक करता है तो उसके लिए फिर क्या प्रक्रिया है, तो उसके लिए फिर धारा 87 की बात कही गई। उसमें 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो चूक करने के लिए भी दंड दिया गया है और दूसरा ही करे कोई पर्दानसीन व्यक्ति है, महिला है या कोई असमर्थ व्यक्ति है तो उसके लिए फिर समन के जगह पे कमीशन जारी किया जाएगा। देख लेते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति जिसे न्याय पंचायत साक्ष्य देने या अपने समझ कोई लेख प्रस्तुत करने के निमित्त उपस्थित होने के लिए लिखित आदेश द्वारा समन करे, जानबूझकर ऐसे समन अथवा नोटिस अथवा आदेश की अवज्ञा करे तो न्याय पंचायत अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकती है और उक्त व्यक्ति ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो 25 रुपये तक हो सकता है। मतलब इनके जो समन का अवहेलना किया जाएगा तो ये उसको दंडित नहीं कर पाएंगे, न्याय पंचायत उसको दंडित नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर कंप्लेंट दाखिल कर देगा जो जुडिक्शन उसके यहाँ का मजिस्ट्रेट का है उसके यहाँ, और तब उसके बाद उनको 25 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिबंध यह है कि किसी महिला जो न्याय पंचायत के समक्ष स्वयं उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसकी परीक्षा नियत रीति से कमीशन द्वारा की जाएगी। मतलब कोई पर्दानसीन महिला है तो उसको कमीशन जारी किया जाएगा। एक बात और कर रहा है इसमें, प्रतिबंध यह भी है कि यदि इस धारा के अधीन जारी किए गए समन का पालन करके कोई लेख प्रस्तुत किया जाए तो न्याय पंचायत उस लेख की प्रतिलिपि तैयार कराएगी। मूल प्रति से मिलान करने के बाद प्रतिलिपि पर यह चिन्हित करेगी कि वह सही प्रतिलिपि है और मूल्य लेख को उसके प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा देगी। मतलब किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है तो वो उसको उसकी मूल प्रति का फोटोकॉपी करके उसमें पत्रावली में दर्ज कर लिया जाएगा और फिर उसको मूल प्रति वापस कर दिया जाएगा। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि न्याय पंचायत को यह प्रतीत हो कि कोई साक्षी रूढ़ता या शारीरिक असक्तता के कारण उसके सम्मुख उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा कि उसे बिना अनुचित विलंब अथवा व्यय की या असुविधा को उपस्थित नहीं कराया जा सकता है तो ऐसे निर्बंधों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाए ऐसे साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए नियत रीति से कमीशन जारी कर सकती है। इस प्रकार लिया गया साक्ष्यवाद के अभिलेख का भाग होगा। मतलब जो असमर्थ व्यक्ति है या कोई पर्दानसीन व्यक्ति है तो उसके लिए कमीशन जारी होगा और जो कमीशन द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा वो साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है 83 और 84 की बात। तो 83 में सामर्थ्य की बात कर रहा है कि एक जो न्यायालय है न्याय पंचायत उसको पावर, सामान्य पावर की बात कर रहा है कि कैसे वो समन जारी कर सकता है, उस पर साक्ष्य ले सकता है और अपने आप को निर्णय के लिए समर्थ बना सकता है। और उसमें चाहे वो एविडेंस एक्ट की बात आए उसका पालन कर सकता है या जो सिविल प्रक्रिया की बात आती है उसका पालन कर सकता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 की बात आता है तो उसका पालन कर सकता है। ये बात सामान्य रूप से धारा 83 में दी गई है। और उसके बाद धारा 84 में ये कहा गया है कि यदि कोई मामला बहुमत में नहीं आ रहा है, जैसे एक मत नहीं है, भिन्न भिन्न मत है, तो उसमें बहुमत वाले जो पंच होंगे उनका मत माना जाएगा कि डिसीजन यही है। क्योंकि इसमें 5 सदस्य होते हैं तो या तो 3-2 से होगा या तो 1-4 से होगा या 5 के बहुमत से ही होगा। मतलब जो भी होगा विषम होगा। अब आते हैं धारा 83 देख लेते हैं। करे कि न्याय पंचायत किसी सिविल वाद या आपराधिक वाद में ऐसा साक्ष्य प्राप्त करेगी जिसे प्रस्तुत करे और वह ऐसा साक्ष्य मान सकती है जो विचारणीय विषय के अवधारण के लिए उसकी राय में आवश्यक हो। न्याय पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक विधि सम्मत साधनों से जो उसकी शक्ति में हो अपने समझ प्रस्तुत प्रत्येक सिविल वाद या आपराधिक वाद के तथ्यों को सुनिश्चित करे और तत्पश्चात व्यय सहित या व्यय के बिना ऐसी डिक्री या ऐसी आज्ञा दे जो उसे न्यायोचित और वैध प्रतीत हो
वह उस क्षेत्र में जिससे विवाद संबंधित है स्थानीय रूप से जांच कर सकती है या इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन नियत प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। न्याय पंचायत में किसी सिविल वाद या आपराधिक वाद के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 लागू नहीं होंगे सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम में ऐसा उपबंधित हो अथवा ऐसा नियत किया जाए। मतलब जो प्रक्रिया की बात कही गई है उस प्रक्रिया का जितना अडॉप्ट कर सकते हैं, जो इनको अलाउ किया जाता है न्याय पंचायत को, उतना ही करेंगे, बाकी की प्रक्रिया कोई नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि कोई समन पे हाजिर नहीं हो रहा है तो उसका उद्घोषणा जारी कर दें, कुर्की कर दें, तो इनको ये पावर नहीं है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि वहाँ जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उस प्रक्रिया का तो पालन करेंगे, लेकिन ये अपने पावर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब उपधारा 2 में करें कि इस उपबंध में कोई बात किसी पक्ष को इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वह किसी ऐसे अपराध का समन करे जो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन समन किए जाने योग्य न हो अथवा संबंधित न्यायपीठ की अनुमति के बिना किसी अपराध का समन करे यदि वह उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन अनुमति से समन किए जाने योग्य हो। इसके कहने का मतलब धारा 320 में जो दिए गए हैं सीआरपीसी के इंडेक्स में कि कौन व्यक्ति कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता, न्यायालय की अनुमति से कंपाउंड कर सकता है, तो वहाँ की जो बातें कही गई हुई उस चीज को ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट में जाकर के कोई काम किया जा सकता है। ये भी एक बात हास्यास्पद लगता है क्योंकि जब इसका पावर ही उतना नहीं है, 20 रुपये तक के चोरी के मामले में इसको सुनवाई करना है और ऐसे अपराधों में जिसमें 50 रुपये से अधिक की दंड नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये कोई मतलब नहीं इस बात को कहने का, इसको सीधे जुडिक्शन दे देना चाहिए कि वहां पे इनको पावर नहीं है। फिर भी इसमें लिखा है तो इसकी व्याख्या करना जरूरी है। अब ये कह रहा है कि जहां न्याय पंचायत की राय में कोई पक्ष मामले के निस्तारण में जानबूझकर विलंब करता है वहां वह ऐसे एक पक्ष पर 5 रुपये से अनधिक का खर्च आरोपित कर सकती है जो दूसरे पक्ष को दे होगा। मतलब जो कास्ट लगाया जाता है तो यहाँ हैवी कास्ट 5 रुपये तक का लग सकता है जो विपक्षी को दिया जाएगा। अब धारा 84 में यह कह रहा है कि बहुमत अभिभावी होगा। पंचों में मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, जो अभी हम पिछले बातों में हमने कहा है। अब इसके बाद से आता है धारा 89 और 85। इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो जो डिसीजन दे दी जाती है उसके बाद यदि पुनरीक्षण कराना हो तो फिर उसके लिए धारा 89 का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर जो उसमें डिसीजन न्याय पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है तो उसके पहले यदि कोई जाना चाहता है मुंसिफ न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, सिविल मामला होगा तो मुंसिफ न्यायालय में जाएगा और आपराधिक मामला होगा तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, तो उसके लिए कह रहा है कि डिसीजन के पहले यदि जाना चाहता है तो धारा 85 है और यदि डिसीजन हो जाता है तो पुनरीक्षण में जाना चाहता है तो 89 है। तो हम लोग धारा 85 और धारा 89 दोनों को हम लोग देख लेते हैं। धारा 85 ये कह रहा है कि दोनों पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने और पक्षों को नोटिस दिए जाने के पश्चात तथा उसमें से ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात जो सुनवाई कराना चाहे अथवा बिना नोटिस के स्वप्रेरणा से न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ इस बात के अनुसार कि न्याय पंचायत के समक्ष विचाराधीन वाद आपराधिक या सिविल वाद है उसे किसी प्रकरण पर वापस ले सकता है। पहला क्या कह रहा है कि उसे निस्तारित करने का प्रयत्न कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि उसे न्याय पंचायत के किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकता है या उसे विचारण के लिए अथवा निस्तारण के लिए किसी ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट या मुंसिफ को जो उसका विचारण या निस्तारण करने के लिए सक्षम हो अंतरित कर सकता है। अब इसका उपधारा 2 कह रहा है कि जहां कोई आपराधिक या सिविल वाद उपधारा 1 के दिन वापस लिया गया हो वहां वह न्यायालय जो तत्पश्चात उसका विचारण करे या तो उसका विचारण कर सकता है या उस प्रकरण से विचारण प्रारंभ कर सकता है जहां से उसे वापस लिया गया था। मतलब जो न्याय पंचायत द्वारा जितनी सुनवाई हो चुकी है उसके बाद वो सुनवाई जो बची है उसका कर सकता है या फिर से पुनः सुनवाई कर सकता है। उपधारा 3 इसका कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन दिया गया कोई आवेदन तुच्छ अथवा क्षोभकारी हो तो आवेदक पर यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ द्वारा 50 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। यदि जो आवेदन दिया गया है दोनों पक्षकार में से किसी पक्षकार द्वारा और ऐसा मामला है जो कि या तो उसको क्षोभकारी प्रकृति का हो या तुच्छ प्रकृति का हो तो उस पर 50 रुपये तक का जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। ये हो गया दौरान विचारण के प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब यदि
न्याय पंचायत द्वारा कोई डिसीजन दे दिया गया है तो उसका पुनरीक्षण फिर किस धारा में होगा, तो फिर धारा 89 को हम लोग को देखना पड़ेगा। 89 कह रहा है कि सिविल या आपराधिक वाद के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर जो उस आदेश के दिनांक से जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया हो, अथवा यदि आवेदक पर समन व्यक्तिगत रूप से तामील न किया गया हो तो आदेश की जानकारी होने के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दिया गया हो, किसी ऐसे वाद के अभिलेख को मंगा सकता है जो न्याय पंचायत द्वारा निर्णित हुआ हो, और यदि उसे प्रतीत होता है कि न्याय हुआ है अथवा कोई अन्याय हुआ है अथवा कोई सार्वजनिक अनियमितता हुई है तो वह वाद में ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे ठीक समझ में आए। मतलब 2 कंडीशन में वो पुनरीक्षण में उस मामले में हस्तक्षेप करेगा, या तो अन्याय हुआ हो या कोई सार्वजनिक अनियमितता हुई हो। अब यह स्पष्टीकरण कर रहा है कि विधि द्वारा नियत अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक करना अथवा विधि द्वारा निहित अधिकारिता से अधिक अधिकारिता का प्रयोग करना इस धारा के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अनियमितता समझी जाएगी। स्पष्टीकरण वही है जो सीपीसी में या अन्य सीआरपीसी में जो इनहेरेंट पावर की बात कही जाती है पुनरीक्षण में, वही बात यहाँ भी है कि कोई ऐसा न्याय पंचायत द्वारा प्रयोग किया गया है अपने अधिकारिता का जो उसमें निहित नहीं है, या जो निहित है उससे बढ़ चढ़ के प्रयोग कर दिया गया है। तो धारा 2 कह रहा है कि पूर्वोक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री को या दिए गए आदेश को अभिखंडित कर सकता है, पहला काम। दूसरा कह रहा है कि आदेश का परिष्कार कर सकता है अर्थात मॉडिफाई कर सकता है। तीसरा कह रहा है ऐसे निर्देश के साथ जिसे वह ठीक समझे वाद को पुनः विचार के लिए न्याय पंचायत को प्रतिप्रेषित कर सकता है, अथवा लास्ट में कह रहा है कि वाद का स्वयं विचारण कर सकता है अथवा उसे किसी ऐसे अन्य न्यायालय अथवा अधिकारी को अंतरित कर सकता है जो उसका परीक्षण करने के लिए सक्षम हो। तो ये बातें इनको पुनरीक्षण न्यायालय को, चाहे वो मुंसिफ का कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, इनको पावर देता है। अब उपधारा 4 इसका कह रहा है कि यथापूर्वक के सिवा किसी सिविल या आपराधिक वाद में न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री अथवा दिए गए आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में न तो अपील की जा सकेगी और न उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा। मतलब कोई ऐसा प्रोविजन है तो उसके अंतर्गत जा सकते हैं, अन्यथा इसको अंतिम मान लिया जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने देखा। अब जो धारा 93 में दिया गया है कि जब डिक्री फाइनल हो गई तो उसका निष्पादन कैसे होगा, तो 93 ये कह रहा है कि न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री अथवा दिए गए आदेश का उसके द्वारा ऐसी रीति से निष्पादन किया जाएगा जो नियत की जाए। यदि प्रतिवादी की संपत्ति डिक्री या आदेश देने वाली न्याय पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो तो वह डिक्री अथवा आदेश को निष्पादन के लिए उस न्याय पंचायत को नियत रीति से अंतरित कर सकती है जिसकी अधिकारिता में उस उक्त संपत्ति स्थित हो, और यदि वहां न्याय पंचायत न हो तो यथास्थिति उस मुंसिफ के न्यायालय को अंतरित कर सकती है जिसकी अधिकारिता में वह स्थित हो। और उसका उपधारा 2 कर रहा है कि यदि न्याय पंचायत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कठिनाई पाए तो वह उसे यथास्थिति मुंसिफ को भेज देगा और वह उसका निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो वह उसके द्वारा दी गई डिक्री या दिया गया आदेश हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे आवेदन किया जाता है। तो उस आवेदन पर समन जारी होता है, समन जारी होने के बाद उसका किस प्रकार से डिसीजन होता है, डिसीजन में यदि कोई पुनरीक्षण पे जाना चाहे तो उसका पुनरीक्षण करा सकता है, फिर उसके बाद निष्पादन कर सकता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि इनके सुनवाई के दौरान कौन व्यक्ति प्लीडर के रूप में हाजिर हो सकते हैं या उनके तरफ से कौन पैरवी कर सकता है। तो हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए जिन जिन सेक्शनों का मैंने चर्चा किया है आप लोग डायरेक्ट में जरूर पढ़ें, कृपया आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और पुनः आग्रह है कि अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।